गुड मॉर्निंग सभी को मेरा नमस्कार। कल जो हमने क्लास में देखा था कि रैखिक समीकरण निकाय को हमें यदि हल करना है तो उसको हल करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक सारणिक विधि है और एक जो है आव्यूह विधि है। सारणिक विधि में हमने पढ़ा था कि चार सारणी हमें निकालनी पड़ेगी और उसके बाद हम जो है एक्स वाई और जेड के जो है यहाँ जो चर राशियाँ हैं उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमें जो है आज आव्यूह विधि देखनी है, ये बोर्ड पर आव्यूह विधि लिखी हुई है। तो इस आव्यूह विधि से समीकरण निकाय का जो हल है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आव्यूह विधि भी पूछी जा सकती है और सारणिक विधि भी पूछी जा सकती है। तो हमें ये रैखिक समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इस निकाय को ax = b का रूप देंगे। इसके अंदर a क्या है, x क्या है और b क्या है, ये नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। a जो है वो इस आव्यूह में जो ये समीकरणें हैं, इन समीकरणों में जो x, y और z हैं उनके गुणांक जो है उनसे बनने वाला आव्यूह है कैपिटल A। कैपिटल X जो है चर जो प्रयुक्त हो रहे हैं x, y और z उनसे बना हुआ आव्यूह है, और b जो है वो इक्वल टू में जो संख्याएं d1, d2 और d3 जो अचर लिखे हुए हैं उनसे बना हुआ स्तंभ आव्यूह है। तो ये दोनों स्तंभ आव्यूह है और ये एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। यदि चर दो होंगे तो ये 3/3 की बजाय फिर 2/2 का ही बन जाएगा, और यहाँ भी z की बजाय x और y ही आएंगे और यहाँ भी d1 और d2 ही आएंगे। तो इस प्रकार से अब ये क्यों इसे a बोला है मैंने और क्यों इसे x बोला और क्यों इसे b बोल रहा हूँ, क्योंकि ax = b का रूप देना है तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, a की जगह इसे रखा जाए जो ये नीचे लिखा हुआ है, और इस x की जगह इसे रखा जाए और b की जगह इस आव्यूह को रखा जाए, मीन्स इन तीनों आव्यूहों को यहाँ रखा जाए तो ये तीनों समीकरणें हमें प्राप्त होती है। आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो हमने क्या किया, इन तीनों समीकरणों को इस आव्यूह गुणा का रूप देने के लिए, इस इक्विलिटी का रूप देने के लिए ये a, x और b हमें मानने पड़ेंगे। अब हमें करना क्या था, x, y और z का मान ज्ञात करना है, मीन्स हमारे को इस आव्यूह x का जो है मान ज्ञात करना है। कैपिटल X जो आव्यूह मान रखा है इसको पता करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है, यानी इस ax = b में x का मान ज्ञात करना है। x यानी x आव्यूह जो है उसका मान ज्ञात करना है। इसका मान मिल जाएगा तो इन तीनों के मान हमें मिल चुके होंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये जो हमने आव्यूह मानी है सारणिक, ये जो हमने आव्यूह मानी है जो समीकरणों से बना है, समीकरण में स्थित x, y, z के गुणांकों से बनी है, इस आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करना है हमारे को। और इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें पता है एडजॉइंट ए में सारणिक ए का भाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसके सारणिक का मान ज्ञात करना है, फिर ये जो सारे अवयव है इनके जो सहखंड आएंगे सभी अवयवों के f11, f12, f13, ये सारे सहखंड हम पता करेंगे, उनको यहाँ रख देंगे। सारे सहखंड आपको पता करने f11, f12, f13, f21, f22, f23, इस तरीके से जो सारे सहखंड आएंगे वो सारे सहखंड आप पता करेंगे। और सहखंड पता करते वक्त मैंने आपसे कहा भी है कि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ और यहाँ चार जगह पे माइनस लगा लेंगे। फिर इन सहखंडों से आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए के लिए आपको इन सहखंडों से बने आव्यूह का ट्रांसपोज करना है, जिससे आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा, फिर आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। फिर हम क्या करने वाले हैं, इस ए इनवर्स से जो ए इनवर्स आया है उससे हम क्या करेंगे, जो हमें x पता करना था उसमें वो ए इनवर्स काम आने वाला है। कैसे आने वाला है, ax = b है तो x जो है वो a इनवर्स × b होगा। मीन्स आपको यहाँ जो ये a इनवर्स प्राप्त हुआ है, इस a इनवर्स को आपको यहाँ पर रखना है। ये जो a इनवर्स हमारे को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इस a इनवर्स को हमें यहाँ रखना है। और ये जो b आव्यूह हमने माना था, इस b आव्यूह को भी हमें यहाँ पे रखना है। क्लियर है, इस a इनवर्स को हमें यहाँ रखना है, b आव्यूह को रखना है, इन दोनों आव्यूहों को गुणा करना है। और सपोज कर लीजिए मैंने गुणा किया तो मुझे कुछ इस प्रकार का एक स्तंभ आव्यूह मिलेगा, ये मिल गया है मान लीजिए गुणा करने के बाद में। तो अब मैं उसके बाद फाइनली कह सकता हूँ x = 3, 4, 6 मिला है, और x का मीनिंग क्या है, x, y, z। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एक्चुअल में मिला क्या है, x, y, z = 3, 4, 6। तो कह सकता हूँ x का मान 3 है, y का 4 है और z का 6 है। ये बस मैंने 3, 4 और जो 6 लिए ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ।
बाकी ऐसा नहीं कि 3 4 6 आने वाले हैं, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि यदि आवी विधि से एग्जाम में कहा जाएगा तो उसी विधि से हमें हल करना पड़ेगा। तो ये समीकरण निकाय है, ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, और मैं इसे जो है कह सकता हूँ कि मैट्रिक्स फॉर्म देना चाह रहा हूँ, Ax इक्वल टू बी का फॉर्म देना चाह रहा हूँ। तो A मुझे जो है इस तरह का एक मैट्रिक्स देना पड़ेगा जो कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z से बनने वाला है, और x और जो ये B मैट्रिक्स है ये मैं कह सकता हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स हैं दो। ये वेरिएबल जो फाइंड करने हैं उनके लिए बनी हुई कॉलम मैट्रिक्स है, और ये जो इक्वल टू में 3 कॉन्स्टेंट्स है उनसे बनी हुई मैट्रिक्स जो वो मैट्रिक्स B है। अब क्या करना है हमारे को, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, और उसके लिए आपको इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है, कोफैक्टर्स लिखने हैं, क्योंकि कोफैक्टर्स से एडजॉइंट ए आएगा और उससे डिवाइड करके ए इन्वर्स जो है हमें मिलने वाला है। और फिर वहाँ से आपको क्या करना है, उसके बाद में Ax इक्वल टू बी था तो x की वैल्यू A इन्वर्स को B से मल्टीप्लाई करने से आएगी। तो जो A इन्वर्स मैट्रिक्स आ रही है उस मैट्रिक्स को यहाँ पुट करूँगा, B मैट्रिक्स पुट करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का एक मैट्रिक्स मुझे मिलने वाला है, इस तरह का एक आव्यूह मिलने वाला है। और इस तरह का आव्यूह मिलते ही आपको ये पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, y की क्या है और z की वैल्यू क्या है। क्रॉस चेक हम कैसे करेंगे, क्रॉस चेक हम इस तरीके से करेंगे कि जो हमें मान प्राप्त हुए वो मान इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करने चाहिए। नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने फिर गलती की है, जिससे हम वापस से क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मेथड मुझे समझाना था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब 5th चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन जो है हम सारणिक विधि से और आव्यूह विधि से देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे 5.2 में मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। जैसे एक समीकरण का निकाय दिया हुआ है 2x + 3y = 9 और 3x - 2y = 7। इन समीकरणों को हल करना है। कहा जाता है मान लीजिए कि सारणिक विधि से करो, तो सारणिक विधि से करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 सारणिकें निकालनी पड़ेगी। आप ये मत कहना कि सर 4 कहा था आपने, वो तब है जब z भी हो, z नहीं है तो 3 ही सारणिकें आएंगी। डेल्टा बनेगी जो गुणांकों से बन रही है यहाँ पे 2 3 3 -2। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इसी डेल्टा से आने वाली है। कैसे आएगी डेल्टा 1, आपको ये जो 9 और 7 है इसको पहले स्तंभ की जगह रखना है। जो डेल्टा में पहला स्तंभ है उसकी जगह 9 और 7 को रख दिया, ये डेल्टा 1 आ गई। और डेल्टा में डेल्टा से डेल्टा 1 आ रहा है, डेल्टा से डेल्टा 2 आ रहा है। उस 9 और 7 को दूसरे स्तंभ में रख दूंगा तो फिर मुझे जो है डेल्टा 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से z होता मान लीजिए तो 3 समीकरणें होती, तो ये 3/3 का आता, और फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 आते। उसके लिए यहाँ जो ये 3 संख्याएं होती उनका पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ में रखते हैं। मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तीनों सारणिकों का हम मान ज्ञात करेंगे। इसका मान जो है आपको पता है कितना आएगा, -4 में से ये 9 माइनस हो जाएगा, -13 हो गया। इसका कितना आ जाएगा, -18 -21 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -39 आ जाएगा। उसके बाद 7 × 2 हो जाएगा 14 और 9 × 3 27 हो जाएगा। 14 में से आप जो है 27 माइनस कर लेना, -13 आ जाएगा। फिर x का मान हमें कौन देगा, डेल्टा 1/डेल्टा देगा। डेल्टा 1 -39 में -13 का भाग लगा देना, 3 आएगा। और y का मान हमें कौन देगा, डेल्टा 2/डेल्टा से मिलेगा। डेल्टा 2 -13 है और डेल्टा भी -13 है, 1 आ जाएगा। x का मान और y का मान जो मिला है आप वहाँ रख के भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया है, आंसर सेटिस्फाई करता है तो सही है। सेकंड मेथड है, ये तो था सारणिक मेथड, जिसे हम कहते हैं क्रैमर विधि भी कह सकते हैं हम, ठीक है। सारणिक मेथड जिसे हम जो है क्रैमर विधि भी कह सकते हैं। और अब आव्यूह विधि से देखते हैं हम, एक और मेथड है आव्यूह विधि का। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना आप, अभी मैंने आपको 2/2 वाली जो सारणिकें बनने वाली है या आव्यूह बनने वाले हैं उनके लिए समझ रहे हैं हम। तो हम क्या करने वाले हैं, उसे Ax = b का रूप देने वाले हैं। a गुणांकों से बनने वाला आव्यूह है, x चर से बनने वाला आव्यूह है,
और b जो है वो इक्वल टू में लिखी हुई संख्याओं से बनने वाला अवयव है। तो a होगा वो होगा 2 3 3 माइनस 2, x होगा वो x और y z है नहीं अभी, और ये 9 और 7 से बनेगा। हमें x कैसे निकालना पड़ेगा, a इनवर्स को b से गुणा करके। तो हमें इस a का इनवर्स निकालने पर ध्यान देना है। इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले इसकी सारणिक निकालेंगे हम। -4 -9 हो जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। इसका एडजॉइंट आपको कहा हुआ है डायरेक्ट आ जाएगा, तो वो एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकालते हैं। इसका सेकंड यानी कोफैक्टर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका एडजॉइंट जो है हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। इन दोनों को इंटरचेंज करना है, -2 यहाँ 2 यहाँ, और इनके चिन्ह बदलने हैं। -3 ये आ गया एडजॉइंट है। तो इससे सारणिक ए से और एडजॉइंट ए से क्या प्राप्त होगा, ए इनवर्स। कैसे, एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। तो वो ए इनवर्स मैं यहाँ रख देता हूँ। एडजॉइंट ए में सारणिक ए का भाग लगा देंगे, -13 का इसमें भाग लगा देंगे, तो -1 बटा 13 -2 -3 2, और फिर b ये रहा 9 और 7। चलिए गुणा करते हैं क्या आता है देखते हैं। -1 बटा 13 बाहर पड़ा है, इक्वल टू में x है। तो क्या करना है आपको, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो -18 -21, इन दोनों से गुणा करोगे, -18 -21 कितना हो जाएगा, -39, और इन दोनों से गुणा करोगे तो -27, और +14 कितना हो जाएगा, -13। चलिए -13 का अंदर भाग लगा देंगे तो 3 और 1 मिल जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि अब तुलना कर लेना आप, कैपिटल X मीन्स x और y, तो x का मान 3 हो गया और y का मान 1 हो गया। तो 2x2 का क्वेश्चन यदि आ रहा है, मीन्स 2 समीकरण है, ओनली x और y ही है, तो फिर आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। इस विधि में तो वैसे भी दिक्कत नहीं आती है। 3 यदि 3 समीकरण है तो ये थोड़ी सारणिकें जो है उनका मान ध्यान से निकाल लेंगे हम। दिक्कत अवयव विधि में आ सकती है। दिक्कत क्या आ सकती है कि यदि 3/3 के अवयव का अवयव प्राप्त होगा हमें, जब 3 समीकरणें होंगी तब, तो फिर उसका एडजॉइंट ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकता है जो 2/2 वाले में आ रहा था। आपको सारे सेकंड लिखने पड़ेंगे, और सेकंड लिखते वक्त ही हमारे को सावधानी रखनी है, वहाँ गलती नहीं करनी है हमारे को। सेकंड लिख के भी फिर कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि उसका एडजॉइंट लिखते वक्त जो सेकंड से बनने वाला अवयव है उसका ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं। वो नहीं भूलना है। तो एडजॉइंट निकालने में थोड़ा सा टाइम आप मैं कह सकता हूँ स्पेंड हो सकता है, यानी खर्च हो सकता है, जब आप लोग जो है 3/3 वाला अवयव बने तब। 2/2 वाले में तो डायरेक्ट आ गया है, और फिर उस एडजॉइंट ए को यहाँ पे ए इनवर्स जो प्राप्त हो रहा है उसको यहाँ रख के और b से गुणा करके जो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने देखा। इस तरह का एग्जाम में नॉर्मली पिछले 3-4 सालों से क्वेश्चन आ रहा है। कभी अवयव विधि से पूछ लिया जाता है और कभी जो है सारणिक विधि से पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन और है जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। उनमें से देखते हैं हम क्वेश्चंस। एक तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे को जो है एक समीकरण दी जाती है और वो सिद्ध करने के लिए कही जाती है, और उसके बाद में जो है ए इनवर्स ज्ञात करवाया जाता है। जैसे विविध में एक 7वां क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू -8 5 2 4, और सिद्ध करने के लिए कहा है कि a² + 4a - 42i इज इक्वल टू 0, और फिर a इनवर्स ज्ञात करने के लिए कहा है। इसी की सहायता से ज्ञात करना है जो ये सिद्ध कर रहे हो आप, ऐसे नहीं ज्ञात करना है। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ही समझाऊंगा मैं इसके अंदर। देखो, हमें ये ए अवयव दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है। ये सभी सिद्ध कर सकते हैं कि a² निकालना है, निकाल लेंगे इसका, ए को ए से गुणा करके, और उसके बाद 4 को ए से गुणा कर लेंगे, यानी इसको 4 से गुणा कर लेंगे और उसमें से 42 माइनस कर देंगे। 42 × i, इकाई अवयव जो है 42 से गुणा करके, तो इक्वल टू मीन्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको a² पता करना है, कर लेना आप लोग, आ जाएगा। फिर a² + 4a - 42i का मान निकालना है। मैं केवल आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। a² यहाँ ऊपर मिला था, रख दूंगा, +4 × a रख दूंगा जो सवाल में दिया हुआ था,
-42 इंटू आई रख दूंगा, इससे हल करूंगा, चारों अवयव क्या आ जाएंगे 0, तो ये सिद्ध हो जाएगा इक्वल टू क्या आ गया 0। अब मुझे इसी समीकरण से ए इनवर्स निकालना है। वैसे तो ए इनवर्स जो है मैं एडजॉइंट में सारणी के का भाग लगा के निकाल सकता हूँ, बट उससे निकालना नहीं है ना, हमारे को इसी समीकरण से ए इनवर्स का मान देना है, ये उसने कहा है। वैसे तो हम दे सकते हैं दूसरे तरीके से, बट इसी समीकरण से देना है। तो वो कैसे देने वाले हैं वो देखो। मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को जो है गुणा कर लेता हूँ ए इनवर्स से। पहले तो इसकी सारणिक देख लेंगे, 0 है क्या, वो 0 नहीं आएगी, आप लोग देख लेना, तभी ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो यदि 0 आती है तो आप वहीं रुक जाना, कह देना इसका ए इनवर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब 0 नहीं आ रहा है सारणिक का मान, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करना है हमारे को, दी गई समीकरण को ए इनवर्स से गुणा करना है। चलिए सभी को मैं ए इनवर्स से गुणा करता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर 4 ए इनवर्स ए माइनस 42 ए इनवर्स आई इज इक्वल्स टू 0 कर दिया मैंने सभी को ए इनवर्स से गुणा। ए इनवर्स ए स्क्वायर से गुणा होगा तो ए बचेगा, ए इनवर्स और ए गुणा होंगे तो 4 इंटू आई बचेगा। हाँ, ऐसे नहीं सोचना है कि ए इनवर्स ए और ए है तो कट जाएंगे, एक बच जाएगा, ये आव्यूह है दोनों, ये गुणधर्म है, ए इनवर्स और ए गुणा होंगे तो इकाई आव्यूह आएगा तो आई आएगा, -42 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। आई कहाँ गया, आई का एक गुण होता है, जिससे भी गुणा होता है वही आव्यूह आता है, पढ़ा होगा आपने। आई एक की तरह काम करता है, जैसे बीजगणित में एक काम करता है वैसे आई काम करता है। आई को जिससे भी गुणा करोगे वही आएगा, आई को ए से किया तो ए आएगा, बी से किया तो बी आएगा, तो आई एक की तरह यहाँ काम करता है। तो ए इनवर्स गुणा हो रहा है आई से तो ए इनवर्स आएगा। यहाँ से ये समीकरण अब जो बन चुकी है, जो उस दी गई समीकरण को ए इनवर्स से गुणा किया, इस दी गई समीकरण को ए इनवर्स से गुणा किया, तब ये जो समीकरण बनी है, ये समीकरण आपको ए इनवर्स का मान देने वाली है। कैसे देने वाली है, 42 ए इनवर्स को इधर ले आओ तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, उधर क्या बच जाएगा ए प्लस 4i, तो क्या मिला 42 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए प्लस 4i। अब आपको क्या करना है, ए का मान रख दो जो आपको दिया हुआ है, -8 5 2 4 प्लस 4 इंटू आई कर दो, ये लो कर देंगे। इस चीज को तो हल आप कर ही लेंगे अच्छे तरीके से। 42 ए इनवर्स है इक्वल टू में ए इनवर्स के लिए फिर इधर 42 का भाग लगा देना, तो आपको ए इनवर्स जो है वो मिल जाएगा। वापस समझते हैं हम लोग, हमें एक समीकरण सिद्ध करनी थी, ये आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। फिर आपको इस समीकरण को सिद्ध करने के लिए जो पद इसके अंदर है वो रख देना, सारे पद फिर 0 हो चुके होंगे, तो ये समीकरण जो है सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद जो है ए इनवर्स काम निकालने वाला काम जो है वो, उसके लिए आपको इस समीकरण को ए इनवर्स से गुणा करना है, और ये ध्यान देना है ए इनवर्स ए से गुणा होगा तो क्या आएगा आई आएगा, और ए इनवर्स आई से गुणा होगा तो क्या आएगा ए इनवर्स आएगा, और यहाँ से ए इनवर्स का मान आपको निकालना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन जिसमें एक समीकरण दी हुई थी और उससे जो है हमें मान ज्ञात करना था। आगे देखते हैं 5.2 में एक क्वेश्चन है, सारणिकों के प्रयोग वाला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। उसमें हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, एक है k, 2 - 2k, एक पॉइंट है -k + 1, 2k, और एक बिंदु है -4 - k, -2k। और हमसे कहा जा रहा है कि ये चारों बिंदु जो है ये सरेखीय है, तो हमें जो है यहाँ पर k का मान बताना है क्या होगा। ये तीनों बिंदु सरेखीय है तो k का मान क्या होना चाहिए। तो हमने सरेखीयता वाली कंडीशन पढ़ी थी कि एक सारणिक जो है वो 0 के बराबर होगी। उस सारणिक में यहाँ पहला बिंदु x1 y1 1, फिर दूसरा बिंदु x2 y2 1, फिर x3 y3 1। तो इस प्रकार से मैं बिंदुओं को रखता हूँ। पहला बिंदु रखा x1 y1, दूसरा बिंदु रखा मैंने x2 y2, तीसरा बिंदु रखा मैंने x3 y3, यहाँ 1 1 1। अब इस सारणिक को 0 के बराबर कर रखा है, इससे हम हल करेंगे और k का मान जो है हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब उसमें आपके पास ऑप्शन है, हमें इसे सरल करना है पहले, उसके बाद प्रसार करने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो आपके पास उसमें अलग अलग ऑप्शंस है, आपको जैसे सूटेबल हो वैसे आप करो। आप चाहते हो कि मैं 2 0 बनाऊंगा उसके बाद प्रसार करूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। 2 0 बनाकर प्रसार करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, या आप ये देखते हो कि इनको मैं थोड़ा सा जैसे भी है अंकों को छोटा कर पाऊँ, तो वो भी आप लोग कर सकते हो।
देखो मैं ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट पंक्ति को चेंज करता हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड करता हूँ और थर्ड को चेंज करता हूँ थर्ड प्लस सेकंड। उससे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, फर्स्ट को चेंज करूँगा फर्स्ट प्लस सेकंड और थर्ड को चेंज करूँगा थर्ड प्लस सेकंड। तो सेकंड तो वैसे ही लिख देता हूँ, ये लो। अब यहाँ पर फर्स्ट प्लस सेकंड करूँगा तो ये इसमें जुड़ेगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये इसमें जुड़ेगा यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये इसमें जुड़ेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर थर्ड में सेकंड जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा आपको, -3 -2 के मिल जाएगा। -3 और माइनस का 2 के हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे 0 और ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो संख्याएं छोटी हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है कि संख्याएं जो है, पद जो है वो क्या हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। अब प्रसार करना भी ईजी है, तो प्रसार कर लेते हैं। किसके सापेक्ष करें आप बताओ, पहली पंक्ति के सापेक्ष कर लेते हैं। पहली पंक्ति के सापेक्ष कर लेते हैं। 0 बनाना और 0 बना सकते हो, लेकिन इससे आगे बढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम R1 के सापेक्ष जो है प्रसार कर लेते हैं, उससे क्या आता है देखते हैं। 1 गुणा होगा किससे, इन 4 से जो सारणिक आएगी कितनी आएगी, 4k - 0। उसके बाद -2 गुणा होगा, ये जो -2 है इस आएगा, माइनस लगाओगे, इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, -2k + 2। और इन दोनों को गुणा करके घटाऊंगा, इनका गुणा यही आएगा और घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +3 + 2k। उसके बाद में प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इन चारों से अब जो सारणिक आ रही है वो आएगी, क्या आएगी देखो, ये दोनों गुणा होंगे तो 0 और इनका गुणा करोगे इन दोनों का, और चिन्ह बदल के लिखना है वो भी ध्यान रख लेना। तो 2k इससे गुणा हो जाएगा 6k और ये इससे हो जाएगा तो 4k²। तो प्लस का 6k और प्लस का 4k² = 0। यहाँ से एक द्विघात समीकरण बन रही है, ये 4k आ जाएगा, ये -2k + 2k कट गया, ये 3 + 2 5 हो गया, 5 × -2 हो गया -10। यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 12k और प्लस का 8k² = 0 हो गया। 8k² + 16k - 10 = 0। 2 का भाग लगा देंगे, 4k² + 8k - 5 = 0। इस समीकरण को आप लोग हल करेंगे, आपको जो है k का मान जो है वो मिल जाएगा। इसे गुणनखंड कर लेना, k के 2 मान आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुणधर्म लगाया और गुणधर्म लगाने के बाद में जो है क्वेश्चन जो है मेरा ईजी हो गया था। आप चाहे तो डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी में 5.2 में एक 13वां क्वेश्चन है, उसमें 2 अवयव दिए हुए हैं और हमें कहा हुआ है कि इन अवयवों को गुणा कीजिए। -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 एक अवयव है और एक अवयव और है 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। इनको गुणा करने के लिए कहा है, अभी गुणा कर लेते हैं। और फिर ये कहा हुआ है कि उस गुणा की सहायता से एक समीकरण का निकाय दिया हुआ है, उसको हमें हल करना है उस गुणा की सहायता से। देखते हैं क्या होता है। अभी ये एक समीकरणों का निकाय दिया हुआ है, इसे हल करना है गुणा की हेल्प से। तो पहले वो गुणा करते हैं, क्या आता है। चलिए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो -4 इससे हो जाएगा, -4 + 4 + 8। चलो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। 8 0 0 0 8 0 0 0 8 मिलेगा। ये क्लियर है, आप लोग गुणा कर लेना, यही मिलने वाला है। मीन्स क्या है, ये 8 × I मिल रहा है। क्लियर है आप लोगों को। अब इस गुणा की हेल्प से इस समीकरण निकाय का हल कैसे आएगा वो देखते हैं। आप ये देखो, इस समीकरण निकाय में जो गुणांकों से बनने वाली मैट्रिक्स है वो इनमें से एक है, ये वाली मैट्रिक्स है कि नहीं है। गुणांकों से बनने वाली मैट्रिक्स जो बनेगी, यहाँ पर गुणांकों से जो अवयव बनेगा, क्या वो ये वाला अवयव है कि नहीं है, आप लोग देख लो, दिख रहा होगा आपको। और उस अवयव को हम क्या बोलते हैं, ए। और जो चर से बनने वाला अवयव उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स। और ये जो अचर पद है, इनसे जो अवयव बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, बी। तो मैं पहले सीधा ही लिख लेता हूँ कि ए मुझे पता है गुणांकों से बनने वाला अवयव होता है 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। और x चर से बनने वाला अवयव है x y z। और b जो है वो अचर पद से बनने वाला अवयव है 4 9 1। अब मुझे पता है कि वैसे सारणी की विधि भी है,
बट इनका यूज़ कर रहा हूँ गुणा का, तो सारणिक विधि नहीं लगा रहा हूँ, आवी विधि लगा रहा हूँ। अब आवी विधि से x का मान आपको निकालना है, तो आप क्या करते हो बताओ? x का मान निकालना है तो a इनवर्स को b से गुणा करते हो ना, इसका a इनवर्स निकालते हो आप और b से गुणा करते हो, तब आपको x का मान मिलता है। अब आप तो कहोगे ये तो क्वेश्चन बड़ा हो गया, पहले ये गुणा करवाया है फिर इसका इन्वर्स निकालना है सेकंड वगैरह लिख के, तो ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन छोटा है, एग्जाम के लायक है। कैसे छोटा? अब ये जो गुणा हमने ऊपर किया था वो इसका ए इनवर्स निकालने में हेल्प करने वाला है। इसका ए इनवर्स निकालने के लिए आपको कोई सारणिक ए नहीं निकालनी पड़ेगी, कोई सेकंड लिख के एडजॉइंट वगैरह नहीं निकालने पड़ेंगे, ये गुणा उसमें हेल्प करने वाला है, वही हमें समझना है। मीन्स इस गुणा के हेल्प से हमें इसका इन्वर्स मिल जाएगा और इसका इन्वर्स ही यहाँ रख के हमें आंसर मिलने वाला है। तो वो कैसे होने वाला है वो देखते हैं। देखो इस आवी को ए नाम दिया है, तो इस आवी को आप बी नाम दे दो या कुछ और दे दो, बी भी हमने यहाँ दे रखा है नाम, तो हम कुछ और नाम दे देते हैं, सी दे दिया मैंने इसको। मीन्स हो क्या रहा है हमें, हम ये नोटिस कर सकते हैं कि सी ए से गुणा होकर क्या आ रहा है, 8 आई आ रहा है। क्लियर है आप लोगों को? तो 8 का सी में भाग लगा दूं तो 1/8 इंटू सी इंटू ए इक्वल्स टू क्या हो गया, आई हो गया। क्लियर है? अब देखो क्या है, अब ध्यान से सुनना, ये मैंने 8 का इधर क्यों भाग लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि आपने ये तो पढ़ा है ना कि ए इनवर्स और ए गुणा होते हैं तब आई आता है। चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे ए को ए इनवर्स से गुणा कर लो, तब क्या आता है, आई आता है। तो ये जब ए है और ये कुछ इससे गुणा हो रहा है और आई आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ए इनवर्स है, क्योंकि ए इनवर्स ही ए से गुणा होकर क्या देगा, आई देगा। तो हमने क्या प्राप्त किया है, हमने प्राप्त कर लिया यहां से ए इनवर्स कितना, 1/8 सी। क्लियर है आपके? 1/8 सी वो यहां रख देंगे, 1/8 सी बी। तो कितना आसान काम हो गया बताओ, 1/8 सी जिसे माना है वो रख दो, सी किसे माना था, इसे सी माना था हमने, ये हम रख देंगे यहाँ पे, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 और फिर बी को रख देंगे 4 9 1। चलिए इसको हल करोगे, ये तो सभी कर सकते हैं, हमें x प्राप्त हो गया। तो यदि आप समझते हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम सारणिक ज्ञात कर रहे थे और जो हम सेकंड ज्ञात करके वगैरह ए इनवर्स निकाल रहे थे उसमें तो फिर भी गलती हो सकती है, इसमें गलती नहीं होने वाली है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। इनको गुणा किया, 8 आई मिला है, ये गुणा ही हमें ए इनवर्स दे रहा है। वापस देखते हैं हम, हमें पता है कि इसको हल करना है तो ए गुणांकों से बनने वाला अवयव x और b कौन से होंगे, और ऐसा अवयव यहाँ पर ऊपर है तो मैंने इसे a नाम दिया, इसे c दे दिया, क्योंकि b तो इसको दे रहे हैं नाम, उसे c दे दिया, d दे दो, जो भी आपको नाम देना है। फिर हमने क्या देखा है कि c और a को गुणा करने से 8 आई आ रहा है, तो यहाँ से 8 का इसमें भाग लगा दिया। अब ये दिख रहा है कि ये पद a इनवर्स होगा, क्योंकि ए इनवर्स और ए गुणा होकर ही आई आता है, तो ये ए इनवर्स होगा, ये ए इनवर्स आ गया, उस गुणा से मिला वो यहाँ रख देंगे। अब ये गुणा कर लेना, आपको कुछ प्राप्त होगा मान, उसे आप नोटिस कर लेना, वो आपको x का मान देगा, x मतलब किसका, x y और z का दे देगा। तो आसान क्वेश्चन है, मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है 5.2 में 15वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या कहा हुआ है, हमें कहा हुआ है कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके जो शीर्ष है वो x1 y1 x2 y2, एक समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्ष है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और उस समबाहु त्रिभुज की भुजा भी दी हुई है, और हमें सिद्ध करना है कि x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का होल स्क्वायर जो है 3a⁴ के इक्वल होगा। ये भी आसान है, इसे भी हम समझते हैं। देखो क्या करने वाले हैं हम, एक समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं और भुजा भी दी हुई है, दोनों काम किए हुए हैं। ऐसा एक समबाहु त्रिभुज है, इसके ये शीर्ष भी दिए हुए हैं और भुजा भी दी हुई है। अब देखो
हमें पता है त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे समबाहु हो चाहे कैसा भी हो, यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हो तो हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं सारणिक विधि से 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ये कोई समबाहु त्रिभुज के लिए नहीं है, ये सभी त्रिभुजों के लिए है जिसमें हमें जो है शीर्ष के निर्देशांक पता हो। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। लेकिन अभी इस समबाहु त्रिभुज के अंदर हमारे को भुजा भी पता है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भुजाएं पता हो तो एक और तरीके से लिख सकते हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो इस तरीके से भी क्षेत्रफल आ सकता है। तो ये भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है। यदि आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से ज्ञात भी कर सकते हैं। आधार ऊंचाई ले लेना, आधार ए है, ऊंचाई इसकी आप निकाल लेना, ये a/2 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये तो a है ही, ये a/2 हो जाएगा। और इस समकोण त्रिभुज में ये ऊंचाई पता कर लेना आप क्या आएगी, और फिर आप कर सकते हैं। लेकिन याद होगा शायद आपको कि ये भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज की, और ये शीर्ष पता है इससे क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। दोनों क्षेत्रफल को दर्शा रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके जो चीज़ सिद्ध करनी थी उसका मान ज्ञात करते हैं। चलो 2 से ये कट जाएगा, या ऐसे कहूँ 4 को यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ आकर गुणा हो जाएगा। अब ये 4 से 2 बार कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। इस 2 को आप गुणा करते हैं अंदर, तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कर सकते हैं, हमने पढ़ा है। चलिए मैं लास्ट वाले स्तंभ से कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये लाना है। तो इस 2 को फिर मैं गुणा कर रहा हूँ अंदर। कुछ स्टेप्स को मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। बाकी आप अच्छे तरीके से सब समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये स्थिति आ गई। अब इस चीज़ का वर्ग कर लेंगे दोनों पक्षों का। तो वर्ग करूँगा, इधर वर्ग हो जाएगा और इधर इसका वर्ग होगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 1⁴। क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें मिल गया। तो इस तरीके से हमें करना है। इसके अलावा कोई और आपको डाउट है इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स को बताओ ताकि उनको भी बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध में क्वेश्चन है कुछ, उनमें से एक क्वेश्चन है जिसमें हमें 14th क्वेश्चन है, आयु A ज्ञात करना है। और ये स्थिति है कि हमें लिख कर दिया हुआ है 1 2 2 3 और A बीच में दिया हुआ है। और अब हमें कहा हुआ है कि A आयु जो है ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे और भी क्वेश्चन है। हाँ, एक 6th क्वेश्चन भी है विविध का, उसमें एक आयु फिर से उसमें भी A ही ज्ञात करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फ़र्क है, वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। क्या फ़र्क है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन 3rd चैप्टर में भी थे। जैसे ये आयु A ज्ञात करना है, यहाँ पर जो आयु A लिखा हुआ है, तो वहाँ हमने क्या किया था, आयु A को मान लिया था जितने कोटि का वो होगा। और बताइए ये इससे गुणा हो रहा है और ये मिल रहा है तो आयु A कितने कोटि का होगा, 2/2 का होगा। तो 2/2 का हमने एक आयु A मान लिया ये, और ये यहाँ रख देंगे हम, और रख के आपने किया होगा गुणा कर लेंगे और उसके बाद में तुलना करके हम 4 समीकरणें बनेगी और ABCD का जो मान है वो ज्ञात कर लेंगे। लेकिन ये तरीका वहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं। वहाँ यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? वहाँ आप कर लो चाहे ये तरीका यहाँ यूज़, आप खुद आगे जाके अटक जाएंगे क्योंकि जो समीकरणें बनेगी उनको हल करने में हमें थोड़ी सी समस्या होगी। मैं ऐसे मना नहीं कर रहा कि ये मान वहाँ रख के गुणा करके जो यहाँ तरीका लगा रहा वो नहीं लगा सकते हैं, लगा तो सकते हैं, बट वो तरीका लगाओगे तो जो समीकरणें बनने वाली है वो वहाँ वाली समीकरणों को हल करने में थोड़ी समस्या आएगी। यहाँ वाली बहुत इजीली हल हो जाती है, इसलिए ये तरीका लगा सकते थे। तो ये तरीका लगा तो दोनों क्वेश्चनों में सकते हैं, बट यहाँ लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ समस्या आती है।
तो अब हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं वो देखते हैं, और जो तरीका मैं इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ वो यहाँ भी लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं। चलो देखो, इन दोनों अवयवों को पहले कुछ नाम दे दो कि भाई इसे मान लेते हैं बी अवयव है, इसे मान लेते हैं सी है, और इसे कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप में आई है। क्लियर है? उसको बी मान लिया, इसे सी मान लिया, और ये तो आई है ही। तो हो क्या रहा है, आप क्या देख रहे हैं कि बी ए और सी गुणा हो रहे हैं, और क्या आ रहा है, आई आ रहा है। इस तरफ भी ध्यान दो, इस क्वेश्चन को मत देखो एक बार। तो बी ए और सी गुणा हो रहे हैं, और क्या आ रहा है, आई आ रहा है। हमें क्या देना है, ए देना है। ए देना, तो हमारी कोशिश क्या होगी कि बी और सी को हम यहाँ से हटा सकें तो हटा देते हैं, तो फिर हमें ए का मान मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना, बी को हम कैसे हटा रहे हैं। मैं इस समीकरण को बी इनवर्स से गुणा कर रहा हूँ। बी इनवर्स से गुणा करने से क्या होगा, बी इनवर्स बी ए सी, यहाँ भी बी इनवर्स से गुणा करना पड़ेगा, वो तो दोनों तरफ करना पड़ता है, वो तो गुणा, ये लीजिए कर लिया। अब ध्यान से देखो क्या होगा, बी इनवर्स आई से गुणा होगा तो बी इनवर्स आएगा, क्योंकि आई एक की तरह काम करता है, अभी समझाया था आपको। बी इनवर्स और बी गुणा होंगे, तो जैसे ए इनवर्स और ए गुणा होकर क्या आ रहा था, आई, वैसे ही बी इनवर्स और बी गुणा होंगे तो क्या आएगा, आई। क्लियर है? अब आई ए सी से गुणा होगा तो क्या बच जाएगा फिर, ए सी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बच गया, ए सी। चलिए बी तो हट गया ना, अब हटाना है सी को। उसके लिए गुणा करूंगा सी इनवर्स से। एक चीज लेकिन ध्यान में रखनी है, वो क्या, मैंने सी इनवर्स से गुणा किया, इधर ये नहीं लिख सकते जो लिख रहा हूं, ये गलत है। रीजन क्या है, सी इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करना है, तो कर भी दिया, लेकिन गलती क्या हुई है, गलती ये हुई कि सी इनवर्स यहाँ बाद में गुणा हुआ है, तो यहाँ भी बाद में होगा। अवयव के अंदर गुणा करते वक्त क्रम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो वो हमें नहीं भूलना है। मीन्स ये सी इनवर्स एंड में गुणा हुआ, तो यहाँ भी एंड में गुणा होना चाहिए। यहाँ एंड में हुआ है, यहाँ शुरू में नहीं कर सकते, एंड में ही करना है। अब देखो क्या होने वाला है, सी और सी इनवर्स गुणा हो रहे हैं, तो जैसे ए और ए इनवर्स गुणा होने से आई आ रहा था, वैसे सी और सी इनवर्स गुणा होने से क्या आएगा, अगेन आई, और ए फिर बचेगा, वो ए आई से गुणा होगा तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, ए। मीन्स लास्ट में फाइनली क्या बच रहा है यहाँ, ए। तो ए इक्वल टू क्या हुआ, बी इनवर्स सी इनवर्स। तो ए का मान बी इनवर्स और सी इनवर्स को गुणा करने से आएगा। अभी आया नहीं है ए का मान, अभी बी इनवर्स और सी इनवर्स को गुणा करने से आएगा। तो ये जो बी है ना, इसका इनवर्स, और ये जो सी है इसका इनवर्स निकाल लेंगे और गुणा कर लेंगे। इनका इनवर्स निकाल के गुणा करने में किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी, इसका इनवर्स बहुत आराम से आ जाएगा। इसके सारणिक और इसके एडजॉइंट लिख लो और भाग लगा दो, इसकी सारणिक भी बहुत आराम से आ जाएगी। ये गुणा हो जाएंगे 3 और ये गुणा हो जाएंगे 4, 3 - 4 - 1 इसके सारणिक, और एडजॉइंट भी डायरेक्ट आ जाएगा। इनको करेंगे इंटरचेंज और इनका करेंगे चिन्ह चेंज, तो इस तरीके से बी इनवर्स और सी इनवर्स आएंगे और वो यहाँ पर हम रख देंगे और उनको गुणा कर लेंगे तो हमें ए का मान मिल जाएगा। मीन्स इस तरीके से जो ABCD मान रहे थे वो मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो मानकर आप करना चाहें तो आप देख लेना, आप खुद परेशान होंगे आगे जाके, इसलिए उस तरीके से नहीं किया है। अब वो तरीका यहाँ भी लगा सकता हूँ, कैसे, मैंने कहा ना यहाँ भी लगा सकते हैं, और यहाँ तो ABCD मान कर करने वाला भी लगा सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। यदि वो तरीका लगाना है तो इसे नाम देता हूँ बी अवयव, और ये क्या है देखो 6i दिख रहा है, तो क्या हो गया AB इक्वल टू 6i। अब क्या करोगे आप बताओ, B को हटाना है तो B इनवर्स से गुणा करोगे, तो इधर बचेगा A, इधर क्या बचेगा 6i से B इनवर्स गुणा होगा तो क्या बचेगा B इनवर्स। ये लीजिए A का मान इससे मिलेगा 6B इनवर्स से, A का मान 6B इनवर्स से मिलेगा। तो B है, इसका इनवर्स निकाल लीजिए, वहाँ दोनों के इनवर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ दोनों तरफ थे, तो वो हमने यहाँ पे इस तरीके से करना है। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, बाकी अब बी इनवर्स सी इनवर्स आप निकालना वो आपका काम है, आप निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन को जो हल कर लीजिएगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद 5.1 में भी कुछ क्वेश्चन है, उनको भी हम देखते हैं। पाँच 5.1 में क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, या 8वें की बजाय पहले हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बेसिक इनके समझा रहा हूं मैं, सभी के पूरे आंसर नहीं निकाल के बता रहा हूं। बेसिक यदि आप समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। 7वां क्वेश्चन है, उसमें आपको ए अवयव दिया हुआ है,
7th क्वेश्चन, और बी इनवर्स अवयव दिया हुआ है। ध्यान ध्यान देना क्या क्या अवयव दिए हुए हैं, ए और बी इनवर्स, और कहा है कि ए बी का इनवर्स निकालो कितना आएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, ए अवयव दिया हुआ है, बी इनवर्स दिया हुआ है, ये कैसे आएगा? ये एक फॉर्मूले से आएगा। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है कि ए बी का इनवर्स चाहिए तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। जैसे एडजॉइंट में होता है ना, वैसे ही, जैसे ट्रांसपोज में होता है वैसे ही इस तरीके से ये होता है। तो बी का इनवर्स पहले आएगा, ए का इनवर्स पहले आएगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए इन दोनों को गुणा करेंगे। अब इनमें से एक तो है आपके पास बी इनवर्स, ये तो है, ए इनवर्स चाहिए। तो क्या समस्या है बताओ? क्या इस ए का इनवर्स नहीं निकाल सकते? जो दिया हुआ ए निकाल सकते हैं ना। इसकी सारणी का आप लोग निकाल लेंगे, इसके आप लोग जो है सेकंड निकाल लेंगे, उससे एडजॉइंट आ जाएगा और उससे ए इनवर्स आ जाएगा, और वो यहाँ रख देना। और इस बी इनवर्स को और ए इनवर्स को रख के, बी इनवर्स तो दिया हुआ है, ए इनवर्स आपने निकाल लिया, रख दिया, गुणा कर लिया, आपको आंसर जो है क्वेश्चन का मिल चुका है। फिर 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या है? 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक ए दिया हुआ है 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1, ये ए दिया हुआ है। सिद्ध करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इक्वल टू cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा। तो इनको देखकर ही हमें पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति के सूत्रों की जरूरत पड़ सकती है, तो वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ए दिया हुआ है, चलिए ये सिद्ध करना है, तो ए का ट्रांसपोज तो लिखने की जरूरत नहीं, आ जाएगा। इनवर्स निकाल लेता हूँ पहले, क्लियर होगा आपके। चलिए इसकी सारणिक निकालते हैं। क्या आएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 और ये आपस में गुणा हो गए, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। उसके बाद में हम एडजॉइंट ए लिखते हैं, सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन में मैं। एडजॉइंट ए कैसा आएगा? इनका इंटरचेंज, उनका चिन्ह चेंज, तो 1 1 इंटरचेंज हो गई, इनका चिन्ह बदल देना, माइनस का tan अल्फा। अब ट्रांसपोज नहीं करना, यहाँ पे ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। अब ए इनवर्स आपका आ जाएगा, ए इनवर्स एडजॉइंट ए बटा सारणी के, तो 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, जिसे sec स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हो, बट मैंने जैसा है वैसा ही रख दिया। ये आ गया ए इनवर्स। अब देखते हैं, जो सिद्ध करने के लिए कहा है वो सिद्ध करते हैं। क्या कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स को गुणा करो। चलो करते हैं। ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिख दूं, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं, लो, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, ये लो, ये आ गया इसका ए ट्रांसपोज। ए इनवर्स ये रहा ऊपर, 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये स्थिति हो गई, ये लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इनको गुणा करते हैं और ये आना चाहिए। तो ये बीच में संख्या है, ऐसे ऐसी स्थिति हो गई मान लो, तो मैं इसे 3ab भी लिख सकता हूँ। तो ठीक वही बात है, गुणा तो आपको अवयव करने, इसे रख देते हैं बाहर। तो 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और इन्हें करते हैं गुणा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से क्या मिलेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा मिला, पहली पंक्ति, फिर दूसरे स्तंभ से इनसे, मतलब 1 माइनस tan अल्फा से, माइनस tan अल्फा 1 से, तो माइनस tan अल्फा हो जाएंगे, माइनस का 2 tan अल्फा, फिर वापस दूसरी पंक्ति काम आएगी। इस बार मिलेगा 2 tan अल्फा, और यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का भाग लगा देंगे सभी में। तो आपको पता है कि आपने पढ़ा है cos 2 अल्फा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और sin 2 अल्फा का फॉर्मूला है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। sin 2 अल्फा का तो 2 sin अल्फा cos अल्फा भी है, और ये tan के पदों में cos 2 अल्फा के भी 4 फॉर्मूले, एक cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और एक ये tan के पदों में। तो ये tan के पदों वाले फॉर्मूले बन गए ना। फिर जब आप इसका इसमें भाग लगाओगे तो cos 2 अल्फा बन गया, 2 tan अल्फा में 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का भाग लगेगा, साइन 2 अल्फा हो गया।
यहाँ पर भी sin 2 अल्फा, यहाँ पर भी cos 2 अल्फा, हम फॉर्मूले लिख के और वो रख देंगे और हमें ये फॉर्मूले यहाँ रखने के बाद क्वेश्चन का जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो आसान सा है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है 1 नंबर का आने वाला है, उसके लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक थोड़ा सा 5th क्वेश्चन का आसानी है वैसे तो, बस एक चीज़ ही मुझे उसमें बतानी है। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं क्या है। 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू 1/9 -8 1 4 4 4 7 1 -8 4, ये a लिखा हुआ है। सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, क्या करना है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज, ये सिद्ध करना है। कर तो सभी लोग है, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आप लोगों से गलती होने की संभावना है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, वो आप गलती मत करना। क्या गलती हो सकती है आप लोगों से? भाई ये दोनों बराबर आने चाहिए, तो वो आप निकाल लेंगे, ए का ट्रांसपोज आप लोग इसका निकाल लेंगे, मुझे पता है। इसका इन्वर्स भी आप लोगों को पता है कि इन्वर्स के लिए क्या स्टेप्स है, सारणिक निकालनी है, सेकंड निकालने हैं वगैरह, सारी चीज़ें आपको पता है, एडजॉइंट निकालना है। लेकिन गलती कहाँ होगी? गलती ट्रांसपोज निकालने में नहीं होगी, गलती इन्वर्स निकालने में हो सकती है। कैसे हो सकती है? आप इस 1/9 को यदि बाहर ही भूल जाते हैं और आप इसकी सारणिक निकालने बैठते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आपको इसका इन्वर्स निकालना है और आप इसकी सारणिक निकाल रहे हो और 9 को बाहर ही रख दिया और आप इसका ऐसे प्रसार कर लेते हो इस तरीके से और सारणिक लिखते हो, ये गलत है, ये कतई गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि k इंटू ए है और उसकी सारणिक निकाल रहा हूं, तो k जो है या तो a से गुणा करो अंदर, और नहीं कर रहे हो तो k का क्यूब आएगा बाहर, वरना k का क्यूब आएगा बाहर। क्योंकि आवी और सारणिक के अंदर गुणा के नियम अलग अलग है, आपको बताया था। किसी अधिक संख्या को गुणा करने के अलग अलग नियम है। आवी में तो हर अवयव से गुणा होता है और सारणी में किसी एक पंक्ति या स्तंभ में होता है। कॉमन के लिए भी यही था। तो इस हिसाब से या तो आप इस k को बाहर ले रहे हो और एक ही सारणिक लिखना चाह रहे हो तो उसका क्यूब बाहर आएगा, मीन्स 1/9 नहीं रह सकता है, 1/9 का क्यूब आएगा, तब जाकर तो सही है। अदरवाइज आप एक काम करो जिससे गलती होने के चांस नहीं होंगे। यदि आपने 1/9 ही लिखा यहाँ तब तो गलत है। आप एक काम कर लीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले कि 9 का अंदर भाग लगा दो, बाहर रखो ही मत उसे। -8/9, 1/9, 4/9, इस तरीके से आप जो है 9 को डिवाइड कर दो अंदर। उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब उस क्वेश्चन को तो भूल जाओ जो था, अब इससे आगे बढ़ लेना आप लोग। इसकी सारणिक निकाल लेना, इसका एडजॉइंट निकाल लेना, और जो भी ए इनवर्स निकालने वाला आपका प्रोसीजर था वो उसके लिए मत लगाना, क्योंकि आप 9 को शायद बाहर भूल जाओ। तो बच्चों वो क्वेश्चन जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इंटरप्ट हो गया था। तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमें उस क्वेश्चन के अंदर 9 को जो है पहले अवयव के अंदर लेना है, उसके बाद जो है हमें आगे बढ़ना है। ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज सिद्ध करने के लिए उससे पहले जो है नहीं करना है, ताकि आपके क्वेश्चन में फिर आंसर निकालते वक्त गलती जो है वो ना हो। आगे एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। चौथा उदाहरण है ये, जिसमें आपको अवयव ए दिया हुआ है और अवयव जो है वो बी दिया हुआ है, और ये हमें सिद्ध करना है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होगा। तो हमें करना क्या है, ए और बी अवयव को गुणा करना है। सबसे पहले तो इनको आप गुणा कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया गुणा, आपको आता है, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको करना क्या है। उसके बाद आपके पास एक अवयव ए है, एक बी है और एक ए बी आ चुका है। इन तीनों के सारणिक निकाल लीजिएगा, यहाँ लिखा है मैंने, सारणिक ए, सारणिक बी और ए बी की सारणिक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों अवयवों के एडजॉइंट निकालेंगे, इसका, इसका और इसका, तीनों के निकालेंगे एडजॉइंट। वहाँ मैंने लिखा है एडजॉइंट बहुत इजीली आ जाएगा। विकर्ण के अवयवों को आप जो एक्सचेंज कर लेना और इन दोनों के साइन चेंज कर लेना, चिन्ह बदल लेना, तो एडजॉइंट आ जाएगा। ऐसा ही इसका आ जाएगा, ऐसे ही इसका एडजॉइंट आ जाएगा। फिर हम इनकी सारणिकों का इनके एडजॉइंटों में भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो तीनों के जो है इनवर्स हमारे सामने आ चुके होंगे। ए का इनवर्स एडजॉइंट ए बाई मॉड ए से, बी का एडजॉइंट बी बाई मॉड बी, और ऐसे ए बी का इनवर्स। ये तीनों इनवर्स आ गए। तो इन तीनों के इनवर्सों के आते ही ए बी का जो है इनवर्स
जो आया है उसने तो हमें किसका मान दे दिया, LHS की वैल्यू दे दी। और RHS के लिए आपके पास ये जो दोनों A इनवर्स और B इनवर्स आ चुके हैं, इनका गुणा कर लीजिए। इस B इनवर्स का और इस A इनवर्स का, ये जो आपके सामने आए हैं, आने वाले हैं, इनका आप गुणा कर लीजिए तो आपको जो है RHS मिल जाएगा। इस तरीके से फिर हम ये प्राप्त करेंगे कि LHS और RHS दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये ओनली मैंने स्टेप्स बताए हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा ये रिवीजन क्लास है, हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है एग्ज़ाम होने से पहले, इसलिए आप मैथमेटिक्स जो आपने पूरे साल में पढ़ी है वो ना भूलो उसको, इसलिए हम एक तरीके से रिवाइज जितना हो सके उतना स्पीडली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसके जो स्टेप्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक था, इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है। बाकी अंक या संख्याएं या न्यूमेरिकल वैल्यूज आप रख के ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन जो है वो इजीली आपका हो जाएगा। इसी तरीके से 1 नंबर के लिए भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या सरेखीयता है, या व्युत्क्रमणीय आव्यूह व्युत्क्रमणीयता वाली कंडीशन है, उसकी हेल्प से आप जो है उस 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाकी इस चैप्टर में इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैंने आपसे कहा है कमेंट सेक्शन में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो है ज़रूर बताऊंगा। तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।